खास कार्यक्रम जनकारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनकारवा एक नाम नहीं, एक मिशन बन चुका है। जनकारवा एक मुहिम है लोकतंत्र की आधार, जनता को अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच देने की। आने वाले दिनों में जब देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव आने को हैं, तो IBC 24 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल है, अपनी सबसे बड़ी जन चौपाल जनकारवा लेकर आज सीधी ज़िले में हाजिर है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर करूंगा। जनकारवा की जन चौपाल फिलहाल सीधी शहर के पूजा पार्क पर सजी हुई है। आप तमाम लोगों से अपील है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे करके मेरे साथ ये शपथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस चुनाव में हम वोट जरूर डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम जाति धर्म क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो IBC 24 का जनकारवा आज चतुर बीरबल की नगरी सीधी में पहुंच गया है। सीधी को महाकवि बाणभट्ट की भी नगरी कहा जाता है, क्योंकि बाणभट्ट ने अपने महाकाव्य कादंबरी की रचना सीधी में की थी। सीधी मध्य प्रदेश का खासा ऐतिहासिक ज़िला है, शहर है, और ये रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। सीधी ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4,871 वर्ग किलोमीटर है। साल 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक सीधी की आबादी 11,27,000 है और सीधी में जो मतदाताओं की संख्या है आज की तारीख में करीब 7.5 लाख है। सीधी में लिंगानुपात 958 है, जबकि साक्षरता की दर 66% है। सीधी जो क्षेत्र है, ज़िला है, इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और बीता जो हालिया विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 3 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। सीधी से रीति पाठक बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं और पहली बार वो सांसद हैं, लेकिन बीते 10 सालों से सीधी संसदीय क्षेत्र पर बीजेपी काबिज रही है। बीते अगर 12 लोकसभा चुनावों की हम बात करते हैं तो यहाँ की जनता ने बराबरी से तकरीबन 6 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है और राजनीतिक चेतना का परिचय सीधी की प्रबुद्ध जनता हमेशा से दिखाती आई है। तो एक बार फिर जबकि लोकसभा चुनाव सामने है तो जनता अपने सियासतदानों से सवाल करना चाहती है और इसी मकसद से यही मंच देने के लिए IBC 24 आज सीधी में मौजूद है और जनकारवा की जन चौपाल इस वक्त सजी हुई है। इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। रीति पाठक जी को आप देख रहे हैं जो कि लोकसभा सांसद हैं सीधी सिंगरौली संसदीय सीट से। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जो कि जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ हैं सुरेश सिंह जी जो कि बीजेपी किसान मोर्चा के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। इंद्र शरण सिंह चौहान जी हैं, गुरुदत्त शरण शुक्ला जी भी हैं, युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस का भी एक पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश प्रताप सिंह जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ हैं प्रदीप सिंह जी जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कुमुदनी सिंह जी हैं मेरे साथ, रंजना मिश्रा जी हैं और अरविंद तिवारी जी हैं। और भी तमाम खास मेहमान कांग्रेस और बीजेपी की पैनल से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी से भी लोग हैं। सबका नाम मैं लेना के लिए वक्त की कमी पड़ेगी, लेकिन खास मेहमान हैं आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि इन खास मेहमानों के साथ साथ सीधी की प्रबुद्ध जनता भी हमारे इस जनकारवा में यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग वर्ग से आने वाले महिला, किसान, युवा, मजदूर यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम सीधे तौर पर उस मुद्दे से करेंगे जो देश और प्रदेश में छाया हुआ है। एक तरह से जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी का था, किसान कर्ज माफ़ी, उसने ऐतिहासिक सफलता दिलाई कांग्रेस पार्टी को। कर्ज माफ़ी का ऐलान हुआ और उसके बाद ही 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हुई। मध्य प्रदेश में तो 15 साल का सियासी जो सूखा था, सत्ता का सूखा कांग्रेस पार्टी के लिए साफ हुआ। और अब जबकि चुनाव सामने है तो किसान कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही सियासी निशाने पर नजर आते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं यहाँ किसानों से बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफ़ी की गई है। नई सरकार को बने मुश्किल 2 से 3 माह हुआ है और किसानों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने जो वादा किया था किसान कर्ज माफ़ी का, क्या उसे निभाया गया? आपका कर्ज माफ़ हुआ या नहीं? माफ हो गया। मैं कितना कर्ज माफ़ हुआ आपका? हमारा कर्ज प्रमाण पत्र भी आप लेकर आए हैं? जी सर।
तो आप महाशय हैं हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि किसान हैं और इनका 87,000 रुपये का तकरीबन कर्ज माफ़ होना बताया जा रहा है। आप में से किसान क्या कहना चाहेंगे? पुकार आपका फसल ऋण माफ़ हुआ क्या? हाँ, हो गया। कितने का हुआ? हमारा हुआ है 90,000 का। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? सरकार ने कुछ बदलाव लाया मध्य प्रदेश में? बदलाव लाया, हम लोगों के लिए तो अच्छा किया। हाँ, तो ये तो हम अच्छा ही कहेंगे उसको। आप क्या कहेंगे? ये कमलनाथ सरकार जो है ये हमारे भारत देश में आना चाहिए। जिस तरह एक किसान को कर्ज माफ दिया है, मैं मानता हूं ये हम लोगों को दाना दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर हम लोगों को उचाता है उसी को हम मानते हैं सरकार। आज तक हम 20-25 साल से वोट डाल रहे हैं, कोई सरकार ऐसा नहीं सोचा कि किसान भी हैं। आज समझ में आया है कि ये माननीय कमलनाथ जी हमारे जो 1,61,429 रुपए दिए हैं, मैं उनके साथ हूं और पूरे मध्य प्रदेश के किसानवासी नहीं, भारत देश के किसानवासियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह कांग्रेस सरकार रहे और रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सीधे जो जिन किसानों से हम बात कर पा रहे हैं वो ऐसा कहते हैं कि किसान कर्ज माफ़ी योजना का उन्हें फ़ायदा मिला है। मेरा सवाल यह है कि यदि किसानों की वो कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया लगातार चल रही है, बहुत से किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, आपके ज़िले में भी हुआ, तो आखिर बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों बार बार घेरती है? किसी को लॉलीपॉप देकर और सिर्फ नाम करके ये पूरे कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया को पूरा हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप था और ये सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा था। जो कर्ज माफ़ी की जो घोषणा थी वो 10 दिन में कर देने की थी। और मुझे अफसोस है, और जो ये किसान आज खुश हो रहे हैं ठग कर, तो मुझे अफसोस है ये कि जहाँ पर 10 दिन में कर देना था कर्ज माफ़ी, आज 2 महीने के बाद कर्ज माफ़ी इतने कम लोगों की जा रही है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे किसान जो है, जो भी किसान है, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको ठग लिया गया है, आपको लगता है क्या कि आपको ठग लिया गया है? तो देखिए रीति जी, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी से बात कर लेता हूँ। क्या ठग लिया गया है किसानों को? जी बिल्कुल नहीं। अगर किसानों का कर्ज माफ करना इसको ठगना कहते हैं तो फिर अब ठगने की परिभाषा ही बदलनी होगी। और अगर 15 सालों में इन्होंने एक भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो बताएं। और अगर सरकार बनने के, मुख्यमंत्री शपथ लेने के 1 घंटे बाद अगर उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का ऑर्डर किया है और उन तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। बीजेपी बोल रही है कि प्रक्रिया आप इतनी लंबी खींच रहे हैं कि प्रक्रिया इतनी लंबी, आप जो काम 15 सालों में नहीं कर सके वो मैं 2 महीने में कर। सीधी जिले के 16,000 किसानों का 93 करोड़ रुपए माफ हो चुका है, रिकॉर्ड में है। और आप हो गया है। मैं भी किसान हूँ और सबका कर्ज माफ हो रहा है। और ये प्रक्रिया इसलिए लेट हो रही है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में बिना जो जिनका नाम ही नहीं है, जिनके नाम कर्ज नहीं है, उनके नाम कर्ज निकाल लिया गया था। राजबली सिंह जी हमारे बीच नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष थे, भाजपा के थे, और उन्होंने ऐसे निकलवाया था पैसा कि मतलब आज तक जनता भटक रही है कि मैं तो कर्ज ही नहीं लिया, तो हमारे नाम कर्ज कैसे? अभी कल ही हम लोग का कार्यक्रम था, तो कल ही बहुत लोग, इसलिए प्रक्रिया के तहत इसीलिए लेट हो रहा है कि ढूंढ के उनको मतलब फेर देना चाहते। एक बात तो है रिद्धि जी, आप भी मानेंगे और शायद बीजेपी का पैनल भी इस बात को मानेगा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के जरिए एक घोटाला तो जरूर खुला है, सीधे तौर पर उसमें कुछ FIR भी हो रही है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, अभी हमने उमरिया का दौरा किया, वहां पाया कि 13 करोड़ रुपए के ऋण जो थे फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर निकाले गए थे। कमोबेश स्थिति सीधी में ये नजर आती है। मैं भाई साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सांसद मैडम से मैं एक बार जवाब ले लूं। घोटालों की जब मैं बात कहूँ और याद दिला दूं तो घोटाले 3G 4G और जीजाजी वाले घोटाले हैं, ये घोटाले कहलाते नहीं है। जी अपने जिले की बात कर लेते हैं ना। किसानों की भी बात में मैं आती हूँ। किसानों की चिंता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और किसानों का अगर किसी ने ध्यान दिया है, आज किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। सबके हर खेत में पानी पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री। फसल ऋण पे जो घोटाला हुआ रीति जी, वो सवाल कर रहा हूँ। हमारी सरकार ने भी फसल ऋण पे और किसानों की चिंता करने का बेहतरीन काम किया और भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत है, किसान और किसान का सम्मान, ये लॉलीपॉप ताकत नहीं है। रीति जी सीधा जवाब नहीं दे रही हैं, कह रही हैं कि शिवराज सरकार ने बहुत काम किया था लेकिन फिर भी सत्ता बदल गई मध्य प्रदेश में। क्यों बदल गई भाई? सरकार ने काम किया लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा क्या काम किया बताइए? भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम सीमा पर जो है अपने मध्य प्रदेश सरकार में हुआ और कुछ नहीं। दूसरी बात, किसानों का तो मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि कौन सच बोल रहा है? बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस बोल रही है?
अपने अपने जगह सब सही बोल रहे हैं। हाँ। जो सरकार कर रही है किसान अभी, क्या सोच रहा है अभी? किसान सोच रहा है ऋण माफी हो गई है, दोबारा उनका कार्यक्रम करने के लिए शुरू किया जाएगा। ऐसा कि हमने कर्ज लिया था, हमारा कर्ज माफ हो गया। हम कमलनाथ को बधाई देता हूं कि हमारा कर्ज माफ। यहाँ पे तो सब किसान हैं, वो तो सीधा ऐसा बोलते हैं कि फायदा हुआ है, फिर बीजेपी को आपत्ति क्यों है? देखिए एक बात बता रहा हूँ, जैसे सांसद महोदय ने कहा कि प्रक्रिया में लंबा क्यों हो गया। बीजेपी के जो चोर थे, जिन्होंने जो किसानों के नाम पे फर्जी ऋण ले रखा था, उसको जो है उन चोरों को छांटने में समय लगा है। और माननीय सांसद महोदय तो कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि 5 साल में केवल 2 गांव का उन्होंने गोद में लिया था और 2 गांव का विकास नहीं कर पाई। वो क्या बोलेगी? गोद लिए गांव चलने लगे कि नहीं, ये इस पर भी बात करेंगे। यहाँ से नारेबाजी थोड़ा बीजेपी का पैनल कर रहा है, बात कर लेता हूँ। हम एक किसान हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमारी जब सरकार आई है कांग्रेस की, तभी कर्ज माफ हुआ है। 3 बार कांग्रेस सरकार कर्ज माफ कर चुकी है। आप कांग्रेस के नेता तो नहीं है ना? नहीं, ये शिवराज सरकार थी, शिवराज और अरुण जेटली। सभी लोग कहते थे कि हम किसानों का घुटना ठोक के कर्ज लेंगे, लेकिन एक कांग्रेस सरकार है, चाहे वो कुंवर अर्जुन सिंह रहे हो और चाहे ये मनमोहन सिंह रहे हो और चाहे कमलनाथ रहे हो, हमारा कर्ज 2 लाख ऊपर माफ हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई है। चलिए युवाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। सीधी में युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए क्या हुआ है? युवाओं के लिए बहुत कुछ हुआ है सर। कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो यानी जो योजना, स्वाभिमान योजना, उसका फायदा मिला आपको? फायदा मिला है सर। मैं बताना चाहूंगा ब्रिजेंद्र जी कि यहाँ पे दोनों ही पार्टियां मौजूद हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी है। इन दोनों में साड़ू का रिश्ता है। कांग्रेस वाला भाजपा वाले से कहेगा भैया 5 साल तुम लूट लो तो 15 साल तक उसकी दुकानदारी चलेगी, उसी तरह 5 साल तक ये लूटेंगे इनकी दुकानदारी। यहाँ पे सांसद महोदय मौजूद है, इन्होंने विकास जो किया खाली फेसबुक और ट्विटर पे किया है। दूसरी तरफ में सोशल मीडिया भी जरूरी है बहुत साथ में। तो विकास खाली सोशल मीडिया पे चला है, ग्राउंड स्तर पे जीरो में कुछ नहीं हुआ है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए क्या काम हुआ? युवाओं के लिए हमारी बीजेपी सरकार ने इतना काम किया कि आज सब युवा इतने खुश हैं। और ये जो है तो शिवराज सिंह आए तो कितने रो रहे हैं कि चली गई सरकार, आवाज जितने अपने योजना थे सब कांग्रेस सरकार बंद कर रही है। क्यों बदल दी भाई? सरकार में हम लोग हारे नहीं, हम लोग वोट में परिषद में आगे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, युवाओं के लिए भाजपा ने बेहद काम किया था। व्यापम घोटाला पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये मेरे युवा जितने साथी बैठे हैं भाजपा के, ये हमारे बच्चों बराबर हैं। मेरे साथ अभी सांसद मैडम जुड़ी हुई हैं, साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि मोदी सरकार का एक सबसे बड़ा वादा था रीति जी, 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का। सीधी में ये स्थिति तो नहीं है? हमने देखा कि बेरोजगारी यहाँ बड़ा मुद्दा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन के माध्यम से युवा वर्ग जो है और निरंतर प्रशिक्षित हो रहा है, और प्रशिक्षित होकर उसे प्लेसमेंट के तहत उसे जॉब भी दिया जा रहा है। और आप सीधी में तो उद्योग नया लगा नहीं, प्लेसमेंट कैसे होगा? कौशल उन्नयन विकास केंद्र के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू की रही है, और उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार दिया जाए। तो उसके तहत कई युवाओं को प्लेसमेंट किया गया है, कई युवाओं को रोजगार दिया गया है। आपको मैं अच्छी बात ये कहूंगी कि जो हमारी परियोजना है, लंबित परियोजना है ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की, इसमें करीब जब से ये परियोजना ये शुरू हो गई है, मैं रोजगार की बात में अगर आप आए तो मैं जरूर कहूंगी ये भी प्रधानमंत्री जी के काम से हुआ है। इसमें करीब 2000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है, और ऐसे ही अभी 400 से 600 ऐसे ही रोजगार के जो विषय है वो पेंडिंग है, उनको मैं प्रयास कर रही हूँ कि जल्दी। सांसद जी का कहना है कि रोजगार की मद्देनजर वो प्रयास कर रही हैं, कार्यकाल लगभग पूरा होने को है और अभी कांग्रेस खुश है। चलिए मैं जनता से बात करूंगा। 45 साल पहले के स्थिति में ले गया है मोदी सरकार ने, और 2 करोड़ का वादा दिया था 45 साल पीछे युवाओं को ले गए हैं। 1973 की स्थिति में ले गए साहब, 1973 की स्थिति में पहुंचा दिया है मोदी जी ने भारत के युवाओं को। क्या बात करते हैं 2 करोड़ की? 2 करोड़ का वादा किया गया था। इस तरीके से अगर आप पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सीधी जिले का 6000 के आसपास आता है। आप मैं माननीय सांसद महोदय बैठी हैं, उन 6000 बता दें कि 6000 में अगर 6 लोगों को रोजगार मिला होता, 2000 लोगों को मिलेगा, ऐसा कह रही हैं। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार घेर रहा है, क्योंकि जमीनी स्थिति पे भी रोजगार के मोर्चे पर सीधी में हम देखते हैं कि बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। आप रीवा से आए होंगे,
आपने देखा होगा कि सीधी और रीवा के बीच में जो पहाड़ है वहाँ पर सोलर प्लांट बन रहा है, उसमें हमारे सीधी जिले के नहीं तो कम से कम 2000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे का जो अभी सर्वे वगैरह हुआ जिसकी ज़मीन फंसी है उसमें लगभग 2 से 2,500 लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, ये कांग्रेस के समय पर जितने प्लांट उस समय बंद हुए थे वो पुनः शुरू हुआ। अब बगवार का सीमेंट प्लांट बंद स्थित होना था, वो फिर से शुरू हो गया है। ये खंडसारी इनके समय पर शुरू हुआ था, बंद हुआ। इनके समय पर ज्यादा रोजगारों का हनन हुआ। बीजेपी ऐसा कहती है कि कांग्रेस शासनकाल में रोजगार कम मिला, उद्योग ज्यादा बंद हुए। हालांकि कितने उद्योग नए संस्थापित हुए सीधी में, इसको लेकर बहुत कुछ काम करने जैसी कितनी स्थिति है, इस पर भी हम आएंगे। मसलन CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आज ही सार्वजनिक हुई है, जो ये कहती है कि बेरोजगारी की दर जो है बीते 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, 7.2% पर पहुंच गई है। बीते साल 2016 की बात अगर हम करें तो यही दर 5.9% थी। तो सवाल उठता है कि कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। क्यों ये स्थिति बन रही है रीति जी? आप केंद्र की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं? मैं तो केंद्र की बात कर रहा हूँ। अब संसदीय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं जी, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार का जो वादा था, आखिर क्यों बेरोजगारी की दर बढ़ती चली गई, 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर? ये तो देखिए, देखने का नजरिया होता है कि आप कौन सी दृष्टि से किस चीज को कैसे देखते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में और देश के लिए समर्पित भाव से किया है, निश्चित रूप से कभी भी किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया और न कोई कर पाएगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं जरूर याद करना चाहूंगी कि आज उनके द्वारा बनाई गई जो सड़कें हैं आज भी गांव में उनको चिन्हित करती हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये संवेदनशील नेतृत्व ही है कि जो आप देखिए, अभी पुलवामा के सैनिक शहीद हुए। पुलवामा पे भी बात कर लेंगे। अभी बेरोजगारी में दोबारा आपके पास आऊंगा, एक बार जिला अध्यक्ष से बात कर लेता हूं आपके विषय पर। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात, बेरोजगारी के मुद्दे पर मैंने बात की, पुलवामा की बात बाद में। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अब अगर अपने क्षेत्र से शुरू करूं तो संसदीय क्षेत्र में सिंगरौली भी आता है, सीधी भी आता है। तो सीधी में भी लगातार, सिंगरौली में भी कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जहां पर लगातार हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाता है, रोजगार मिलता है और इसके कई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। सीधी में भी लगातार कौशल उन्नयन के माध्यम से, मैंने अभी आपको बताया, रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमारे यहाँ लंबित प्रोजेक्ट था। कई बार हमारी कांग्रेस सरकार में ये कभी पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण उनको नौकरियां भी नहीं मिल पाई और आज ये काम हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इन आंकड़ों से हम अगर अपने क्षेत्र के आंकड़े शुरू करें तो हमारा देश कहीं भी पीछे नहीं है। और किस तरह की ये बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ रोबोट की राजनीति अगर हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले तो इसमें यह सोचना चाहिए कि देश का नेतृत्व किस ओर लेकर जा रहा है। अभी सांसद जी ने बताया कि तमाम काम युवाओं को रोजगार देने के लिए हो रहे हैं, फिर ये भाई साहब बेरोजगारी की दर घट क्यों रही है, यानी बढ़ती क्यों जा रही है? मैंने आपको बताया है। देखिए, ये निश्चित तौर से हमारे सीधी जिले की मैं बात कर रहा हूँ। सीधी जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में ही नर्सिंग कॉलेज खुला, जिसमें से लगभग 150 लड़कियों के एडमिशन होते हैं, प्रतिवर्ष उनको नौकरी मिलती है। बाकी चीज़ें मैंने बता दिया, पॉलिटेक्निक खुला, ITI खुला और इन सबको रोजगार मिल रहा है। इसके पहले कुछ नहीं था, इसके पहले कुछ नहीं था, आपने कुछ नहीं किया है। जी बोलिए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सीधी में 2 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी की, 15 साल से सरकार थी। अभी सीधी में कलेक्टर साहब आए अभी वर्तमान में, तो ये अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए। सांसद महोदय जी बैठी हैं यहाँ पे और विधायक जी, सीधी विधायक जी बोले कि मैंने ये लाया, ईंटा लगवाया, यहाँ ये लगवाया, ईंटा ले आया। अभी जब से कमलनाथ की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, सीधी की स्थिति देख लीजिए कैसी है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा विभाग की स्थिति देख लीजिए। इनको तो शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सीधी का देख लीजिए, सबसे बड़ा अस्पताल देख लीजिए। जब से कमलनाथ की सरकार, पूरा कर्जा माफ हो गया, तमाम पार्किंग नहीं थी। गांधी चौराहे में देख लीजिए, वहाँ पार्किंग हो गई, पूरे शहर की स्थिति बदल गई। ठीक है, दावा है कांग्रेस का काम हुआ है। जी मैं रीति जी आता हूँ, कुछ लोगों से बात कर लूँ। जी देखिए, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने सीधी जिलों को स्मार्ट सिटी घोषित किया था, और जिसके कारण ये जो फंड यूटिलाइज हो रहा है आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने इस फंड को यूटिलाइज करने के लिए। मुझे जानकारी मिली कि मिनी स्मार्ट सिटी शिवराज जी ने घोषित किया था, लेकिन काम अब कांग्रेस कर रही है। उस दरमियान बहुत कुछ काम नहीं हुआ। परियोजना को लाना, उसके लिए फंड स्वीकृत कराना, ये सबसे बड़ा काम होता है। काम चाहे भले कोई करे, काम कराने के लिए तो हमको तो किसी को भी रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा सांसद जी कह रहे हैं। जी, किसानों के कर्ज माफी के लेके आपने सवाल कर रहे थे। पूरे प्रदेश में देखिए कि ये पुराने कागज ले आके दिखा रहे हैं। हमने सब किसान पुराने कागज दिखाए हैं क्या? आपने पुराने कागज दिखाए हैं क्या? अभी मैं डिबेट सुन रहा था, माननीय सांसद महोदय कह रही थी कि किसान कर्ज माफी का पाप मैं भी कर सकती थी, मेरी भी पार्टी कर सकती थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं सरकार, सर इन्होंने केवल उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं रोजगार के संदर्भ में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकर नहीं पैदा करना चाहती है, मालिक पैदा करना चाहती है। हमने स्टार्टअप के माध्यम से जो है सीधी जिले की मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 100 करोड़ से अधिक का लोन हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिया है। 25 करोड़ से अधिक का लोन सीधी यूनियन बैंक मेन ब्रांच से गया है, और लगभग जो है 60 करोड़ से ऊपर का लोन अन्य बैंकों ने दिया। ये लोगों को रोजगार दिया है, लोग अपने पैरों पे खड़े होकर अपना रोजगार खड़ा किए। एक नहीं, ऐसे कई सारे उद्योग खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी चीज, किसानों के संदर्भ में लोन माफी की योजना, एक एक करके जी। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी की सियासी घमासान में समाजवादी पार्टी भी है। अखिलेश जी ने लगातार यहाँ पर चुनावी दौरे भी किए हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? मैं अभी जो युवाओं की बात चल रही थी, मैं भाजपा और कांग्रेस की, भाजपा के मुख्यमंत्री आपके जो है पूर्व शिवराज जी सीधी जिले को गोद लिए थे, और माननीय कांग्रेस के जो नेता पद पर अजय सिंह, ये दोनों नेताओं ने अगर युवाओं का अगर विकास नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, ये दोनों भागीदारी हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से नेता पद पर अजय सिंह को और मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अगर सोच में अगर थोड़ा सा विकास किए होते। समाजवादी पार्टी के पास क्या वादा है, क्या विजन है आपके पास? भाई हमारा आप यूपी में देख लीजिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये पर मंथ जो देते हैं। ठीक है, तो वो भी समाजवादी पार्टी भी कुछ लोक लुभावन बातें लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है। आज सैनिक कार्यालय किराए में चल रहा है, सैनिक शहीद की यहाँ स्मारक बनाने की जगह नेताओं की प्रतिमा का उद्घाटन हो जा रहा। क्या सांसद जी, सीधी जिले के 6 शहीद हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ उद्घाटन करवाएंगी कांग्रेस और बीजेपी? सवाल है रीति जी से, रीति पाठक जी से, सांसद हैं। राजनीतिक फायदा लेने का आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, जो कि सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक से जुड़ा हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर कुछ पूर्व सैनिक से हमने बात की, वो कहते हैं कि किराए के भवन में चल रहा है यहाँ पर सैनिक कल्याण बोर्ड। हमने आज किसी के अपने पिताजी के प्रतिमा का उद्घाटन नहीं किया है, हमने आज उनके प्रतिमा का उद्घाटन किया है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गोवा मुक्ति आंदोलन में जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था, और जो हमारे इस क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। तो मैं इनको, हमारे सम्मानित सैनिक जी को बता दूं और आप सबको बता दूं कि अभी मैं वहीं से होकर आ रही हूं। अभी मैं उन्हीं का उद्घाटन, उन्हीं की मूर्ति का लोकार्पण करके आ रही हूँ। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर को लेकर भी सवाल हुआ आपसे, किराए से। देखिए, बिल्डिंगें हैं और निश्चित रूप से अगर व्यवस्था नहीं होगी और वो बिल्डिंग बन रही है, और जब भी वो बन जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इनकी सारी योजनाएं और इनकी सारी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं केवल भाषणों में चलती है और काम इनका केवल चलता रहता है। 15 साल बीत गया तो कोई काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा इस देश में, इस विश्व में कौन सा काम है जो 15 साल में पूरा नहीं हो सकता? बिल्डिंग है, बन रही है, और कर्जा है, माफ हो रहा है, अरे रोजगार है, मिल रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं ले पाता। ऐसी सरकार से क्या मतलब? जी देखिए, सीधी के लिए इन लोगों ने, भाजपा वालों ने बहुत विकास किया है। क्या विकास किया है? यहाँ से हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस लेके चले गए हैं, यहाँ से नगरीय निकाय का ऑफिस लेके चले गए हैं, यहाँ रोजगार कार्यालय यहाँ से लेके चले गए हैं। तकरीबन 18 विभाग ऐसे हैं जो भाजपा के शासनकाल में यहाँ से सीधी से चले गए। आरोप गंभीर है। जी।
अब ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं थी ये जब से कांग्रेस सरकार आई सब बंद कर रहे हैं, चाहे विद्युत पेंशन योजना हो। ठीक है, योजनाएं दी है, लेकिन आरोप का जवाब क्या है? देखिए ऐसा है, 2000 के आसपास, 2003-4 के आसपास जब कांग्रेस की सरकार थी, चपरासी से लेकर के कोई भी भर्ती नहीं होती थी और कार्यालय यहाँ से सब बाहर चलेगा। ये क्या कार्यालय जिला बना तो कार्यालय वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नया कार्यालय बनेगा, तो प्रक्रिया है। कब बनेगा ये? अब विकास की प्रक्रिया में हम तो सरकार में विकास जो है एक अनंत प्रक्रिया है। किसानों के लिए जो ये लोग बोल रहे हैं, तो भाजपा किसानों की जितनी बड़ी बेइज्जती की है शायद आज तक के इतिहास में कोई नहीं किया है। काहे कि 2000 रुपए साल में देने का, 6,000 रुपए प्रति साल, तो क्या होता है किसान के लिए? क्या होता है? एक बार जोताई तक के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं तो IBC 24 को धन्यवाद देता हूं कि आपने सीधी संसदीय क्षेत्र की जो मूल समस्या है बेरोजगारी की आपने सामने लाया। तो सबसे बड़ा उदाहरण, जब इनका मुख्य प्रधानमंत्री झूठा है, 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे पूरे युवाओं को ठग रहा है, तो 15 लाख रुपए घर के खाते में आना है, आज तक किसानों को 1 रुपए नहीं मिला। ऐसे सरकार से अपन क्या बात करें? चलिए ठीक है, 15 लाख रुपए जो जनधन खाते में आने वाले थे वो कब आएंगे? लगे हाथ भाजपा वाले बता। सीधी जी, रीति जी, ये 15 लाख जो है वो बार बार फिर से आ रहा है, ये इसको लेकर जनता को जवाब दीजिए। जनता इसका जवाब खुद देगी। लोकसभा चुनाव अगले महीने फिर से है और जनता का निर्णय जो भी होगा, तो निश्चित रूप से ये जो खाते वाली बात है, ये पैसे वाली बात है, ये जिनका दिमाग सिर्फ पैसे में घूमता रहता है वो सिर्फ पैसे की ही बात करेंगे, और जिनका मन, मस्तिष्क और ईमानदारी और पूरा कर्तव्य देश के लिए समर्पित रहेगा वो सिर्फ काम और विकास की बात करेंगे। काम और विकास की बात करेंगे, ऐसा आपका दावा है। राफेल मुद्दा भी लगातार राहुल जी उठाते आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ दस्तावेज चोरी हो गए। देखिए, राफेल मुद्दा इसलिए उठाकर लेकर आए हैं क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा विषय उन्हें होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार कई विवादों से, कई मुद्दों से घिरे हुए हैं, जिन पर आज हमारी सरकार काम कर रही है, जिन पर न्याय दे रही है हमारे देश की जनता को। लेकिन इन्हें लगा कि कुछ न कुछ लेकर हम आए जिससे हम लोगों का, देश की जनता का मन भटकाए। मेरा सवाल रीति जी ये था कि सरकार खुद बोल रही है कि कुछ दस्तावेज चोरी हो गए रक्षा मंत्रालय से, तो स्वाभाविक है दस्तावेज चोरी करवाए जा सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस की साजिश है? कांग्रेस की साजिश है, और यहाँ पर अगर सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताया जा सकता है, मैं धिक्कार करती हूँ ऐसे लोगों पर। तो स्वाभाविक है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। जब देश की सुरक्षा व्यवस्था में अगर पॉइंट उठाया जा सकता है, उंगली उठाई जा सकती है, तो एक गुमशुदा की बात तो कही जा सकती है। कागजी तौर पे जी, इस सरकार के दस्तावेज सुरक्षित नहीं है, देश कैसे सुरक्षित हो? बोल रहे हैं कि कांग्रेस करवा सकती है। कांग्रेस, अरे बाप रे बाप, अगर इस देश आप दस्तावेज सुरक्षित नहीं कर सकते तो इस देश को क्या सुरक्षित कर सकते हो भाई? चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन बोला था कि मैं भारत का चौकीदार हूँ? भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम चौकीदार रहेंगे इस देश के। चौकीदार चोर है, इसका मतलब है चौकीदार चोर है, इसलिए दस्तावेज चोरी हो गया। अभी जो दो आपने डिबेट के मुद्दे उठाए, एक बेरोजगारी, एक किसान का। किसान के बारे में हमारा ये कहना है कि जो कर्जा माफ़ी हुई उसके लिए कमलनाथ जी को धन्यवाद है। दूसरी बात, कर्जा माफ़ करने से किसान खुशहाल नहीं होगा, उसके लिए जब तक उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो यही बात वो कह रहे हैं कि अभी कृषि नीति बनेगी नई, तो उससे आशान्वित हैं। वो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, ये जो आपका कारवा है। दूसरा, उनके उत्पाद का जो उचित भंडारण की व्यवस्था हो। दूसरा, आपने बेरोजगारी की बात कही। बेरोजगारी न कांग्रेस दूर कर सकती है न भाजपा, न इनकी देन है, ये एक व्यवस्था की देन है, पूंजीवादी व्यवस्था की। बेरोजगारी सरकारी नौकरी से दूर नहीं होगी। इसके लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अगर उचित तरीके से दोहन नहीं होता है, उसका उचित उपयोग नहीं होता है, वो न कांग्रेस, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या इस पर काम हुआ पिछले 5-10 साल में? सीधी रहे हैं, न कांग्रेस कर रही है न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी कर रही है, ना कांग्रेस कर पा रही है, तो किससे उम्मीद है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है शिवराज जी के कार्यकाल में। आम आदमी का जीवन स्तर निश्चित रूप से
स्वस्थ हुआ है, अच्छा हुआ है। और आरोप लगाने की बात कुछ और है। क्या आप जहन में रखकर इस बार वोट करना चाह रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 साल हो गए यानी 10 करोड़ रोजगार, उसका 1% तक नहीं पुजा पाए हैं। तो इस बार धोखाधड़ी में नहीं आने वाले हैं। इस बार धोखाधड़ी नहीं चलेगी। बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी पे मैं बोलना चाहूँगा, ना मैं मंदिर की बात करता ना मस्जिद की। यहाँ पे प्रजा भूखी मर रही है, उनके निवालों की बात होनी चाहिए। आज अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें आज आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। आज अपने देश को अंग्रेजों से खतरा नहीं है, बल्कि अपने ही देश के भ्रष्टाचारियों से है। भ्रष्टाचार बहुत मुद्दा है, बहुत कुछ काम कर लिया जाना था। कितना काम हुआ है? सीधी की जनता क्या सोचती है? देखिए भैया, अभी आप रीवा सीधी आए होंगे, आए हैं ना। आज से 15 साल पहले आपने रोड की हालत देखी थी, आज आप आए, आपने हालत देखी होगी, तो आप इसको देखकर भी सब विकास हो जाइए कि विकास किस स्तर पे हुआ है। सीधी से सिंगरौली भी जाना है मुझे, सीधी से सिंगरौली भी जाना है। जी बोलिए। देखिए, मैं बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। चुनाव के पहले मेरी पार्टी ने नारा दिया था कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और भाजपा साफ। वो करके हमने दिखा दिया है। और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम हमारी कमलनाथ की सरकार ने किया है। किसानों को 10 हार्स पावर तक बिजली की दर आधी कर दी गई है। युवा स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को 100 दिन को रोजगार देने की प्रक्रिया चरम पर है, उसकी पंजीयन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के छाती पर गोली मारकर, एक मिनट मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, किसानों के गोली मारकर उनको हत्या करने का काम किया था। उनकी जमीन गिरवी रखकर 15 साल से उनको कर्जदार बनाया था। यदि इस बार भी उनकी सरकार आती तो किसानों की कुर्की करने वाली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों की जमीन वापस की, कर्ज माफी की, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे लटके हुए हैं। ऐसा है भैया कि हमारे 2-3 कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े जोशीले हैं, तो विधानसभा में तो इन्होंने अपना जोश दिखाया है। मैदान में जाएं और जोश, पहली बात मैदान में जाएं, वहां जोश दिखाएं। दूसरी चीज ये है, 10 साल की कांग्रेस की सरकार में 2 मंत्री मध्य प्रदेश शासन के यहाँ के थे, और उनके एक मंत्री के ममिया ससुर दिग्विजय सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे। रीवा से सिंगरौली के बीच में करथुआ का रपटा नहीं बन पाए हैं। विकास की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। सिंगरौली की जनता भी रीति जी आपसे यही जानना चाहेगी, जो सड़क है वो बड़ा कष्टप्रद हालात है सीधी से सिंगरौली के बीच में, ये सड़क कब बनेगी आखिर? इस सड़क के लिए मैंने यथासंभव प्रयास किया है। गडकरी जी से मिलकर जिसके पास इसका टेंडर था उसको टर्मिनेट कराकर आगे दूसरे टेंडर प्रोसेस में इसको लगवाने का प्रयास किया है। अगले 1 महीने में इस काम को शुरू कर देने की व्यवस्था की गई है। एक माह में बनना शुरू होगा। तो सीधी और सिंगरौली 2 जो प्रमुख ज़िले हैं विंध्याचल के, यहाँ पर संयुक्त संसदीय सीट है। बड़ी समस्या सीधी और सिंगरौली के बीच की सड़क की है। उसके लिए अब सांसद जी जरूर बोल रही है कि 1 माह के भीतर काम शुरू होगा। ठीक है। सड़क के बाद सड़क सीधी में देखिए चारों तरफ बनी है। अभी माघ मेला था, सब लोग इलाहाबाद अभी जा रहे थे। आप देखिए 3 घंटे में हम लोग इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। और यही दिग्विजय सिंह के जमाने में 5 घंटे 8 घंटे में रीवा पहुंचते थे, और ऐसा लगता था कि रीवा पहुंच ही ना पाएंगे। और जो किसानों की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग को मौका कम दे रहे हैं। जो किसानों की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के इनके मुख्यमंत्री रो रहे हैं। जहाँ तक हमारे सांसद जी का बात आती है, तो सांसद जी ने अब एक महिला होकर उन्होंने जो प्रयास किया है, तो सीधी के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मिसाल है। तीसरी बात, शिवराज सिंह ने इस सीधी जिले को मिट्टी में मिला दिया है। सारे किसान, मैं भी किसान हूँ, हम लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। आज हमारा कर्ज मुक्ति कल हमको मिली है। कल से हमारा सीना ऊपर हुआ। मुझे भी आत्महत्या करने के लिए मैं मजबूर होता। चलिए, कार्यक्रम में अब मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों से मैं बात कर सकूं, ताकि अब पॉलिटिकल बात तो हो गई है, कुछ युवाओं से मैं चाहूंगा कि वो अपना सवाल यहाँ पर जरूर रखें। जी, मेरा मानना है कि आपके चलिए सांसद जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत संभव है कि फिर से बीजेपी की टिकट पर वो सामने आएंगी। उनके रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से देखते हैं, कितना सक्रिय रही वो अपने कार्यकाल में? जी, इनका रिपोर्ट कार्ड तो बहुत ही संतोषजनक है। मैं कांग्रेस से कहना चाहूँगा, जब से सरकार बनी है एकदम सस्पेंस
सस्पेंस में चल रही है। मंत्री के प्रभार बंटने में 15 दिन का समय लग रहा है और अति शिक्षक के मुद्दे पर अति शिक्षक के लिए नियमित के लिए समिति बनाई गई है। इधर संविदा परीक्षा भी लिए जा रहा है, मतलब बेरोजगारों को उसमें डाउट में रखा जा रहा है। क्या होगा पता नहीं चल रहा है। क्या होगा बेरोजगारों का? जी, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उससे देश के पब्लिक का मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मेन मुद्दा हमारे देश का है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। ये जो बेरोजगार खड़े हुए इनसे पूछिए आप कि बेरोजगारी होती क्या है। इस मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। न तो महंगाई पर कोई बात करने के लिए तैयार है, न तो भ्रष्टाचार पर कोई बात करने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो सरकार आई आज आतंकवाद की बात कर रही है ये। तो देखिए रीति जी से एक सवाल और कर लेता हूं कि सांसद निधि आपकी लोकसभा में उपस्थिति भी मोर देन 90% है, सवाल भी आपने पूछे जी 95% है, आपने सवाल भी बहुत किए, डिबेट में भी हिस्सा लिया। सांसद निधि आप 100% खर्च नहीं कर पाई, तकरीबन 88% खर्च हुआ, 12% लैप्स हो गया। नहीं, लैप्स बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी चूंकि आचार संहिता नहीं लगी है, प्रक्रिया में है, अधिकारी किसी कारण से छुट्टी में जा चुके हैं और फाइल कलेक्टर साहब के पास रखी है। बिल्कुल वो प्रक्रिया के तहत ही सांसद निधि खर्च की जाती है और खर्च भी होगी, 100% खर्च होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप पूछ लेता हूँ कुछ केंद्रीय योजनाओं का क्या है कि ये लेखा जोखा बनाने का भी वक्त है। रिपोर्ट कार्ड सांसद जी का बन रहा है तो केंद्रीय सरकार का भी बन रहा है। सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला? उज्ज्वला योजना कारगर साबित हुई है। इससे बहुत घरों में जो खाना बनाने में दिक्कत जाती थी, जिससे उस घर में भी गैस होने से वो खाना बनाने में दिक्कत। हाँ, ठीक है। और सबसे कारगर योजना है आवास योजना। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन तो खासे बांटे गए, लेकिन रिफिल की जो संख्या है वो बहुत कम है। रिफिल क्यों नहीं हो रहे? सांसद महोदय से एक प्रश्न है, वो आदर्श ग्राम का क्या हुआ? थोड़ी सी जवाब ले लेंगे क्या? आदर्श ग्राम में कोई काम नहीं हुआ, उस ग्राम का क्या हुआ? जो गाँव गोद ली थी, यहाँ करमाही गाँव आदर्श ग्राम था, उस ग्राम का क्या हुआ? वहाँ तो न सड़क है, न बिजली है, न पानी, बहुत सारी समस्याएं। उन समस्याओं के बारे में भी कुछ करेंगे। अब तो आचार संहिता भी लगने वाली, उसके पहले शायद 2-4 दिन का टाइम हो जाए। नीति जी, 2 सवाल मुख्यतः आए हैं कि उज्ज्वला योजना की हम बात करते हैं, ठीक है, गरीब के घर तक रसोई आपने पहुंचाई, लेकिन उसके रिफिल ही नहीं हो पा रहे हैं सिलेंडर। वो रिफिल करने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है उनके पास या व्यवस्थागत खामी है। दूसरी बात, करवाही ग्राम जो आपने गोद लिया था उसकी दशा और दिशा बहुत कुछ सुधर नहीं पाई है। मैंने जब बात किया उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों से तो निकल कर बातें सामने आई कि वो खुद चाहते हैं कि हम रिफिल कराएं, और उन्होंने कई महिलाओं ने बहनों ने सिलेंडर को अपने आप भरवाया है, और उन्होंने कहा कि मोदी ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया और आज हमारी केंद्र सरकार ने उसका रेट भी कम कर दिया है। और दूसरी बात, आदर्श ग्राम की जो बात कर रहे हैं, तो आदर्श ग्राम का मतलब ये नहीं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके और उसको बिल्कुल एक आइडियल विलेज कर दें। आदर्श ग्राम का नाम तो आइडियल है नहीं। आदर्श ग्राम का देखिए, आइडियल का मतलब जब सामान्य तौर पे जब इंसान सोचता है तो ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे बिल्डिंग्स होना चाहिए, वहाँ पे रोडें होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि गांव की एक तो मूलभूत आवश्यकता है, दूसरा मानसिक रूप से किस तरह से हम गांव वालों को प्रेरित कर सके, नशा मुक्त हो और अच्छे से एक सकारात्मक भाव से सकारात्मक। हम मोटे तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पैमाने पर ही कर लेते हैं, तो जी आपके आदर्श ग्राम में देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं करवाही अपने ग्राम में कर चुकी हूँ। क्योंकि भाजपा में घोटाला ज्यादा होते हैं, इसलिए हम लोगों ने भाजपा के घोटाला। आदर्श ग्राम में क्या आपको? आदर्श ग्राम में खेल के मैदान बनने थे, 2 करोड़ का घोटाला मैडम के द्वारा किया गया है। यहाँ मैडम सांसद निधि में 20-20 हजार रुपए लेती है। देखिए इस तरह की बात ना कीजिए। जो खेल के मैदान वगैरह बनाए जाने थे वो क्या प्रक्रिया में है या किस तरह से बनाए जाएंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि लिमिट से ऊपर जाकर बात न करें, मतलब लिमिट से नीचे जाकर बात न करें। जो चीजें आप लोग करते हैं वो दूसरों पर आरोप ना लगाएं, अच्छे से बात किया जा सकता है ना। खेल के मैदान मैंने CSR मद से प्रस्तावित किया था। आप मुझे बताएं कि देश की किसी कोने से CSR मद कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, उसमें घोटाला कैसे संभव है? मुझे सबसे पहले तो आप इस बात का जवाब दे दें, ठीक है ना। इनको समझ में बात नहीं आ रही होगी। दूसरी बात यह है कि जो दोनों आदर्श ग्राम मैंने प्रस्तावित किए थे, चूंकि वो कार्यकाल थोड़ा ज़्यादा अंतिम समय में था और उसमें बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की, तो ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से आदर्श ग्राम में काम किया जाना था।
तो जो भी काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाने का काम हुआ है वहाँ पर, और विद्युतीकरण का काम हुआ है वहाँ पर, जो भी कार्य हो सके हुआ है। हाँ, व्यक्तिगत सांसद निधि के माध्यम से काम नहीं हो पाया, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। वो काम नहीं हो पाया है, उसको स्वीकार कर रही है। आदर्श ग्राम में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ का मतलब कुछ। कुपोषण, सुनिए, कुपोषण वहाँ है, रोड वहाँ नहीं है, बिजली वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है। अगर रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य नहीं है तो फिर आदर्श किस बात का? भाई वो बोल रही है कि सांसद निधि का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हो पाया है। करवाही ग्राम में मैंने कई लाखों का काम करवाया, नहीं करवाही आप जाकर देख लें। बाकी 2 गांव के लिए मैं स्वीकार कर सकती हूँ, सांसद निधि का मैंने उपयोग नहीं किया क्योंकि मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य के लिए मुझे सांसद निधि का उपयोग करना था, इसलिए आदर्श ग्राम में मैं उतना ज्यादा नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था। तो बड़ी साफ गोई से कुछ बातें कबूल भी की हैं यहाँ पर सांसद रीति पाठक ने, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, समय भी खत्म होना है डिबेट का। मैं जल्द से जल्द आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या मुद्दा, क्या सोचकर आप वोट करने जा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर जब मुद्दे की बात होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इनके साथ में सबसे बड़ा मुद्दा इस राष्ट्र के लिए है और राष्ट्रवाद का मुद्दा है। अगर आप यहाँ पर, हमारी कांग्रेस की नेत्री माननीय रंजना मिश्रा जी बात कर रही थी घोटाले की। घोटाला क्या है? कलमाड़ी ने क्या किया, कन्नी मोजी ने क्या किया, ए राजा ने क्या किया, रावत वाड्रा ने क्या किया। ये घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आपसे मैं राष्ट्रवाद के विषय पर एक छोटी सी बात करता हूं, और नहीं, छोटी सी बात करता हूँ राष्ट्रवाद के लिए कि कलमाड़ी ने इस देश में इतने मजदूर, सुनिए, इस देश में इतने मजदूर मौजूद थे, उसके बाद बांग्लादेश से 2 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आए। और केंद्रीय मुद्दे भी है, केंद्रीय मुद्दे में भी है। मेरा कांग्रेस के मित्रों से मेरा ये निवेदन है कांग्रेस के मित्रों से कि यदि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है तो महागठबंधन किस लिए? मैं ये कह रहा हूँ, अगर घोटाले की बात करें, राफेल में सबसे बड़ा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राफेल जैसे रक्षा सौदे पर घोटाले की बात करते हैं। घोटाला ही उनका राष्ट्रवाद है। प्रधानमंत्री अगर राफेल पे घोटाला करता है, इससे बड़ी बात मुद्दे तमाम है। यहाँ से मोदी के नारे लग रहे हैं, यहाँ से राहुल के नारे लग रहे हैं, और जनता विकल्प देखेगी। जनता देखेगी कि कौन सा वो चेहरा हो, कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के लिए हो, कौन सा चेहरा सांसद के लिए हो। तमाम अपने मुद्दों पर सीधी जिले की जनता भी वोट करने जा रही है, और माना जा सकता है कि जितना मुखर यहाँ के सियासी नेता, आम जनता है, और मुद्दे यहाँ पर खासे महत्वपूर्ण हैं, तो कह सकते हैं कि ये चुनावी मुकाबला लोकसभा का भी खासा तगड़ा होने जा रहा है, जिसे देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल सीधी के जनकारवा में इतना ही। हम नए शहर में, नए जिले में फिर जल्द पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।